Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today's topic of my video is works of John Dryden. Friends, मैं जॉन ड्राइडन पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. दैट वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, इम्पॉर्टेंट एंड पॉपुलर वीडियो. प्लीज़ चेक दैट वीडियो क्योंकि उसके अंदर मैंने जॉन ड्राइडन की माइन्यूटेस्ट डिटेल्स देने की कोशिश की है, जबकि इस वीडियो में आई विल फोकस मेनली ऑन द वर्क्स ऑफ जॉन ड्राइडन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पैन 1631 टू 1700 था. इनको रेस्टोरेशन एज का रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता था. दैट्स वाई रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है. ही वॉज अ पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रांसलेटर, प्ले राइट. ऐसा कोई भी जॉनर नहीं था जिसको उन्होंने टच ना किया हो. So let's start with the important works by John Dryden in chronological order. First important work is heroic stanza on the death of Oliver Cromwell. Oliver Cromwell की डेथ होती है 1658 में and this heroic stanza was written immediately after the death of Oliver Cromwell. In this poem he celebrates the achievements of Cromwell. Basically ये यूलॉजी है Cromwell के ऊपर, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है. बट 1660 में प्यूरिटन एज खत्म हो जाती है एंड रेस्टोरेशन एज शुरू हो जाती है. किंग चार्ल्स द सेकेंड आते हैं और वो मोनार्क बनते हैं. सो वो ओलिवर क्रॉमवेल की साइड पे पहले जब होते हैं, अब वो चार्ल्स द सेकेंड की साइड में हो जाते हैं. तो ये पोएम एस्ट्रिया रिडक्स जो 1660 में लिखी थी, इट सेलिब्रेट्स द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स द सेकेंड. Charles II is considered as restorer of peace and order. जो पहले एनार्की थी, chaos था, अब वो peace and order में बदल गया है. Astrea Redux is basically royalist panegyric. Panegyric is the formal speech या फिर written verse in high praise. So ये verse था which was in high praise of King Charles II. सो ये पहले ओलिवर क्रॉमवेल की साइड में थे. जब इन्होंने देखा कि मोनार्की रेस्टोर हो गई तो वो चार्ल्स II की साइड में हो गए. सो सैमुअल जॉनसन ने भी इनको डिफेंड करते हुए कहा है, इफ़ ही चेंज्ड विद द नेशन. अगर वो चेंज हुए थे, वो नेशन के साथ चेंज हुए थे, इट वॉज द डिमांड ऑफ द नेशन. सो एस्ट्रिया रिडक्स एक रॉयलिस्ट पेनिजायरिक है विच सेलिब्रेट्स द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स II. एक और रॉयलिस्ट पेनिजायरिक है टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, ए पेनिजायरिक ऑन हिज कोरोनेशन. सो ये वाली जो पोएम है टू हिज सेक्रेड मेजेस्टी, ये इन्होंने लिखी उनके कोरोनेशन के टाइम में. क्राउनिंग सेरेमनी जब किंग चार्ल्स II की हुई तब इन्होंने ये लिखी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेनिजायरिक इज टू माई लॉर्ड चांसलर, प्रेजेंटेड ऑन न्यू ईयर्स डे 1662. सो टू माई लॉर्ड चांसलर, it was presented by John Dryden to Charles II on New Year Day 1662. So these three are very important royalist panegyric. So question may come, name the poem in which John Dryden celebrates the achievements of Oliver Cromwell. It is Heroic Stanzas. Name the poem in which John Dryden celebrates the restoration of Charles II. It is Astrea Redux. Name the poem in which John Dryden celebrates the coronation ceremony of King Charles II to his sacred majesty. The poem by John Dryden which was presented to King Charles II on New Year's Day 1662, it is To My Lord Chancellor. So ये important poems हैं अभी तक. 1660 में जब किंग चार्ल्स II आए तो सबसे important और अच्छा काम हुआ, थिएटर्स वर ओपन्ड. And becoming dramatist was the good option for any literary writer. कोई भी लिटरेरी राइटर अगर वो ड्रामेटिस्ट बन जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें ड्रामा फिर से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. वन कुड अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर हिज लिविंग. तो एक ड्रामेटिस्ट बनने के बाद वो एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकता था. तो जॉन ड्राइडन ने भी सोचा कि अब वो ड्रामेटिस्ट बने, ड्रामा पे सारा फोकस करें. तो 1660 टू 1670 ऑलमोस्ट 10 ईयर्स इन्होंने थिएट्रिकल राइटिंग की एंड थिएट्रिकल राइटिंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर जॉन ड्राइडन. तो अब हम आगे के कुछ वर्क्स देखेंगे जिसमें उन्होंने सारा ध्यान
फोकस किया अपने ड्रामास में. First is The Wild Gallant 1663 में. This is restoration comedy. It was his first play. Dryden stated in his preface, इसमें preface में ही उन्होंने कहा था, The first attempt I made in dramatic poetry. उस समय ड्रामास को ड्रामेटिक पोइट्री कहा जाता था क्योंकि इन्होंने एक वर्क लिखा था एसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री. ये भी एक्चुअली ड्रामा के बारे में बात हो रही है. सो इट वॉज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट दैट आई मेड इन ड्रामेटिक पोइट्री. इन्होंने प्रिफेस में लिखा. इसमें एपिलॉग भी है, प्रोलॉग भी है. एपिलॉग और प्रोलॉग वर्स में लिखे गए हैं, जबकि ये जो वाइल्ड गैलेंट है ये प्रोज में लिखा है. इट वॉज नॉट सक्सेसफुल प्ले. ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं था. सैमुअल पेपेज जो उस समय डायरीज लिखा करते थे, उनकी डायरी में लिखा है, सो पुअर अ थिंग एज एवर आई सॉ इन माई लाइफ ऑलमोस्ट. सो इसको वाइल्ड गैलेंट को क्रिटिसाइज किया है सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडियन क्वीन. इट इज़ अ ट्रेजेडी. जो वाइल्ड गैलेंट थी वो कॉमेडी थी, जबकि द इंडियन क्वीन ट्रेजेडी है. इट वॉज बेसिकली द प्ले बाय सर रॉबर्ट हॉवर्ड इन कोलैबोरेशन विद जॉन ड्राइडन. तो जॉन ड्राइडन के साथ सर रॉबर्ट हॉवर्ड थे. दोनों का ये कोलैबोरेटिव प्ले था. एंड सेटिंग इसकी पेरू और मैक्सिको में होती है. नेक्स्ट इज द इंडियन एम्परर. पहले था द इंडियन क्वीन, अब है द इंडियन एम्परर और द कंक्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियार्ड्स. तो इस बेसिकली इसमें स्पेनिश कंक्वेस्ट दिखाया गया है. ये भी ट्रेजेडी है, बीइंग द सीक्वल टू द इंडियन क्वीन. तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन क्वीन का सीक्वल कौन सा था? इंडियन एम्परर. सो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन ड्राइडन वॉज बेस्ड ऑन इंडिया. तो ये इंडियन क्वीन बेसिकली इंडिया पे बेस्ड नहीं है, ये मैक्सिको और पेरू पे बेस्ड है. एंड इंडियन एम्परर भी मैक्सिको पे बेस्ड है. इसमें इंडिया जो हमारी अपनी कंट्री है इसको नहीं बताया गया है. सो सीक्रेट लव और द मेडनहुड क्वीन ये ट्रेजी कॉमेडी है. ये पॉपुलर हुई थी. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स एंड प्रोज. सो आपने देखा कि इनके जो सारे जो प्लेस थे वो हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए थे. सभी प्ले हीरोइक कपलेट्स में लिखे गए थे. बस एक ही इनका प्ले था जो हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा गया था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. सो सबसे पहला प्ले था द वाइल्ड गैलेंट, देन द इंडियन क्वीन, देन इंडियन एम्परर, देन सीक्रेट लव और द मेडन क्वीन, देन सर मार्टिन मारवॉल दे कॉमेडी था. द टेम्पेस्ट और द एन्चेंटेड आइलैंड ये भी कॉमेडी थी. अब 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन हुआ. ये कोई आम फायर नहीं थी, आम आग नहीं लगी थी लंदन में. ग्रेट फायर ऑफ लंदन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी 5 दिन तक चली और मैक्सिमम हाउसेस थी, 3200 हाउसेस और 87 चर्चेस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो ये मामूली आग नहीं थी. 1665 से 1666 में ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन आया. ये इस प्लेग ऑफ लंदन को ब्लैक डेथ या फिर ब्यूबॉनिक डेथ जो चौसर के टाइम में आया था उससे कंपेयर किया जा रहा था. तो 1666 में थिएटर्स क्लोज हो चुके थे. जब थिएटर्स क्लोज हो चुके थे तब इन्होंने थोड़ा सा ध्यान अपने थिएटर से हटाया और इन्होंने लिखी एनस मिराबिलिस. Annus Mirabilis, it commemorated 1665 to 1666 the years of miracles of London. So basically Annus Mirabilis में the Great Fire of London के बारे में बताया है, वॉर विद डच या फिर वॉर विद हॉलैंड के बारे में बताया है. तो ये दो चीज़ों के बारे में बताया है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द पोएम बाय ड्राइडन इन विच ही रेफर्स टू द ग्रेट फायर ऑफ लंदन. तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन को एनस मिराबिलिस में बताया है, साथ ही साथ वॉर विच हॉलैंड को भी इसमें बताया गया है. बट ये हालांकि 1665 और 1666 ये ट्रेजिक ईयर्स थे, बट ये एनस मिराबिलिस है, ये सेलिब्रेशन पोएम है. इन दोनों को रेफर तो किया है बट दिस इज सेलिब्रेशन पोएम. इसमें ईयर्स ऑफ मिरेकल्स ऑफ लंदन के बारे में बताया है. इसमें ये बताया है कि गॉड हैज सेव्ड लंदन फ्रॉम फर्दर डिस्ट्रक्शन. जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई है, अभी और डिस्ट्रक्शन हो सकती थी बट गॉड हैज सेव्ड. बाद में ये भी बताया गया है कि हाउ इफेक्टिवली द लंदन सिटी वॉज बिल्ड बाय किंग चार्ल्स II. इतनी लंदन सिटी जब डिस्ट्रॉय हो गई थी तो लंदन सिटी को रीबिल्ड और रिकन्स्ट्रक्ट करवाया था किंग चार्ल्स II ने बहुत इफेक्टिव तरीके से.
सो एनस मिराबिलिस मीन्स वंडरफुल ईयर, मिराकुलस ईयर। इन दोनों को तो इन्होंने रेफर किया ही है, बट ये एक सेलिब्रेशन पोयम है। अब 1668 में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। मैंने आपको बताया ना कि ये 1660 से 1670 तक फोकस इनका सारा थिएटर्स पे था, बट 1666 में क्योंकि थिएटर्स क्लोज हो गए थे तो इन्होंने एक एनस मिराबिलिस लिखी जो 1667 में पब्लिश हुई, और ये लिखा एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। ये प्लेग ईयर में 1666 में लिखा था जब थिएटर्स क्लोज थे, बट इसको पब्लिश करवाया गया 1668 में। इट जस्टिफाइज द ड्रामा एज लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो इसमें ड्रामा को डिफेंड किया गया है, इसमें ड्रामा को बताया है कि एक पोइट्री की ही फॉर्म है, तो ड्रामा को भी अच्छे से कंसिडर किया जाए। डिफेंड्स इंग्लिश ड्रामा अगेंस्ट एंशियन एंड फ्रेंच। तो इंग्लिश ड्रामा को अच्छा बताया गया है एंशियन ड्रामाज या ग्रीक ड्रामाज या फिर फ्रेंच ड्रामा से। फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, आप उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत डिटेल में मैंने उसमें आपको बताया है। सो दिस एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग। क्राइड्स, यूजीनियस, लिसिडियस एंड नियंडर, ये इसके 4 मेन कैरेक्टर्स हैं, और यही आपने डायलॉग फॉर्म में अपनी अपनी बात रखते हैं। अब वो सारा ध्यान फिर से अपने थिएटर में देखते हैं। एन एंडिंग लव्स ऑफ मॉक एस्ट्रोलॉजर, टाइटैनिक लव ट्रेजेडी है ये। एलमेंजर या फिर एल्मेहाइड और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ये भी इम्पॉर्टेंट इनका वर्क है। आप ज़रूर जो भी टाइटल होते हैं उनको आप पूरा पढ़िए, क्योंकि इन टाइटल में से ही आता है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ट्रेजेडी इन 2 पार्ट्स, ये लिखा हुआ है। सो आपसे पूछा जाएगा कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा में कितने पार्ट्स हैं? इट हैज़ 2 पार्ट्स। इट डील्स विद द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। मैरिज अ ला मोड, ये कॉमेडी है। मिस्टेकन हस्बैंड, द स्टेट ऑफ इनोसेंस, औरंगजेब ट्रेजेडी, इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन इंडियन मुगल एम्परर औरंगजेब। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया पे बेसिकली कौन सा बेस्ड है प्ले, द इंडियन क्वीन, द इंडियन एम्परर और द औरंगजेब। औरंगजेब इंडियन मुगल एम्परर पे ही बेस्ड है, जबकि वो दोनों मैक्सिको पे बेस्ड है, वो इंडिया पे बेस्ड नहीं है। ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, तो ये आ सकता है ऑल फॉर लव का सब टाइटल क्या है, और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि इनके मैक्सिमम सारे प्लेज हीरोइक कपलेट्स में थे, जबकि एक प्ले ब्लैंक वर्स में था। सो ये ऑल फॉर लव वॉज अ प्ले इन द ब्लैंक वर्स। इट इज़ इमिटेशन ऑफ शेक्सपियर एनाटमी एंड क्लियोपेट्रा, इस पे बेस्ड है, एनाटमी एंड क्लियोपेट्रा पे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एप्सैलम एंड एचिटोफल, जो 1681 में पब्लिश हुई थी। इट इज़ द पॉलिटिकल सटायर एंड इट इज़ द बेस्ट पॉलिटिकल सटायर एंड इंग्लिश लिटरेचर हैज़। इंग्लिश लिटरेचर में इससे बढ़िया पॉलिटिकल सटायर नहीं आया, बेस्ट पॉलिटिकल सटायर माना जाता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है एप्सैलम एंड एचिटोफल। ये एक बिब्लिकल स्टोरी के रूप में बताया गया है, बट ये एलिगोरिकल पोयम है। बिब्लिकल स्टोरी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका कुछ और मीनिंग लग रहा है। जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे एप्सॉलम है, एप्सॉलम इसमें किसी और को रेफर कर रहा है, एचिटोफेल कुछ और को, डेविड कुछ और को। जो इसमें कैरेक्टर्स हैं वो कंटेम्प्रेरी जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इस टाइटल को ही पढ़ लेते हैं, एप्सैलम एंड एचिटोफेल। सो एप्सैलम जो है वो है ड्यूक ऑफ मनमूथ। ड्यूक ऑफ मनमूथ है। अब ये ड्यूक ऑफ मनमूथ कौन था? किंग चार्ल्स द सेकंड को रेफर कर, किंग चार्ल्स द सेकंड के इलेजिटिमेट सन को रेफर कर रहा है। किंग चार्ल्स द सेकंड के, मैंने आपको बताया था 17 इलेजिटिमेट सन चिल्ड्रन थे, जिसमें ड्यूक ऑफ मनमूथ भी था। वो एल्डेस्ट था। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा दिखता था। तो ड्यूक जो किंग चार्ल्स द सेकंड है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो ये एप्सैलम रेफर करता है ड्यूक ऑफ मनमूथ को। अब ये एचिटोफेल कौन है? एचिटोफेल है अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी। ये लीडर था, विग पार्टी का लीडर था। और ये ड्यूक ऑफ मनमूथ जो इलेजिटिमेट सन था किंग चार्ल्स द सेकंड, उसको ये
परसुएड करता है कि अपने फादर के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ो। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद उनका ब्रदर जो कि जेम्स है वो किंग बनेगा, जबकि तुम भी इक्वली हकदार हो किंग बनने के। तो एब्सैलम है ड्यूक ऑफ मनमूथ जो इलेजिटिमेट सन है एक तरह से किंग का, और एचिटोफल अर्ल ऑफ शैफ्टबरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एब्सैलम को परसुएड करता है किंग से लड़ाई लड़ने के लिए। सो एब्सैलम इसमें ड्यूक ऑफ मनमूथ जो कि इलेजिटिमेट सन ऑफ चार्ल्स II को रिप्रेजेंट कर रहा है, एचिटोफल अर्ल ऑफ शैफ्टबरी जो कि लीडर है एंटी कैथोलिक, और डेविड जो है किंग चार्ल्स II को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसमें पॉपिश प्लॉट के बारे में भी बताया है। मैंने आपको पॉपिश प्लॉट के बारे में बताया था कि पॉपिश प्लॉट इज एक्चुअली द Catholics planning to kill Charles in order to bring his Roman Catholic brother James to the throne। तो पॉपिश प्लॉट के बारे में भी बताया है। तो जो अर्ल ऑफ शैफ्टसबरी के बारे में मैंने बताया है वो कैसे वो परसुएड कर रहा था ड्यूक ऑफ मनमूथ को, तो उसने पार्लियामेंट में काफ़ी सारे बिल्स पास करवाए थे, जैसे एक्सक्लूजन बिल्स पास किए गए थे कि जेम्स जो कि किंग चार्ल्स II का जो ब्रदर है उसको किंग बनने से रोका जाए बिकॉज ही इज द कैथोलिक, और इलेजिटिमेट जो सन है उसको बनाया जाए किंग। सो ये एक्सक्लूजन बिल, पॉपिश प्लॉट, इस सब के बारे में भी रेफर किया गया है इस एब्सैलम एंड एचिटोफल। पॉलिटिकल सटायर है, वेरी वेल नोन पॉलिटिकल सटायर। नेक्स्ट इज मैकफ्लेक्नो अगेन सटायर। देखिए जॉन ड्राइडन के 3 सटायर्स, मैकफ्लेक्नो, एब्सैलम एंड एचिटोफल एंड द मेडल, ये तीनों सटायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 3 सटायर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। मैकफ्लेक्नो 1682 में पब्लिश हुआ था, अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट T.S। तो इसका सब टाइटल आपको पता होना चाहिए, और ये भी पूछा जा सकता है कि T.S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। T.S रिप्रेजेंट थॉमस शैडवेल। तो मैकफ्लेक्नो में एक तरह से सटायर किया है अपने कंटेम्प्रेरी पोएट थॉमस शैडवेल पे। थॉमस शैडवेल एक पोएट था उस टाइम का, कंटेम्प्रेरी पोएट। इस पे दिस इज मॉक हीरोइक सटायर। इट इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन शैडवेल। शैडवेल पे बिल्कुल डायरेक्ट अटैक है, तो बिल्कुल सीधा सीधा कहा गया है द लास्ट ग्रेट पोएट ऑफ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन्स प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन्स एक ही बात को बार बार कहना, तो वो कहते हैं कि शैडवेल ऐसा है, लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ टोटोलॉजी है। और शैडवेल को लिटरेरी सन एंड हेयर ऑफ रिचर्ड फ्लैक्नो बताया गया है। इसको कहा है कि शैडवेल रिचर्ड फ्लैक्नो का सन है, और रिचर्ड फ्लैक्नो एक बैड रेप्यूटेशन वाला पोएट था, तो इसलिए इसको शैडवेल को इसका सन बता दिया गया कि इसी की तरह ही है। तो शैडवेल और जो ड्राइडन है इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन थी। एक तो लिटरेचर से रिलेटेड, साथ ही साथ शैडवेल विग पार्टी से बिलोंग करता था, ड्राइडन टोरी पार्टी से बिलोंग करता था, तो बहुत ही ज़्यादा इनमें डिस्क्रिपेंसीज, डिस्प्यूट्स रहते थे। अब इस मैकफ्लेक्नो के बाद शैडवेल लिखते हैं द मेडल ऑफ जॉन बेज, अ सटायर अगेंस्ट फॉली एंड नेवरी, जिसमें अपनी एक प्रीफेस लिखते हैं एपिस्टल ऑफ टोरीज, ये लिखते हैं। उसके बाद जो जॉन ड्राइडन होते हैं वो द मेडल लिखते हैं 1682 में, और वो भी प्रीफेस एपिस्टल टू विक्स, इसमें ये लिखते हैं द मेडल। तो मेडल पोएम के ऊपर प्रीफेस लिखते हैं एपिस्टल टू विक्स। जिस तरह से शैडवेल अपनी द मेडल ऑफ जेन बेस लिखते हैं और उसमें एक प्रीफेस देते हैं एपिस्टल टू टॉरीज, ऐसे ही ये मेडल लिखते हैं और उसमें प्रीफेस देते हैं एपिस्टल टू विक्स। तो ये 3 पोएम, एब्सैलम एंड एचिटोफल, मैकफ्लेक्नो एंड मेडल, 3 सटारिकल पोएम्स हैं जिसके लिए जॉन ड्राइडन बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज रिलीजियो लाइची और लेमेंस फेथ। रिलीजियो लाइची का मतलब क्या होता है? लेमेंस फेथ या फिर रिलीजन ऑफ लेमैन। इट डिफेंड्स एंग्लिकन चर्च, एंग्लिकन चर्चेस को ये डिफेंड करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेनोडिया ऑगस्टालिस। थ्रेनोडिया ऑगस्टालिस में इट कमेमोरेट्स द डेथ ऑफ चार्ल्स II। तो ये 1685 में आती है, किंग चार्ल्स II की डेथ होती है। इसका सब टाइटल है अ फ्यूनरल पिंडेरिक पोएम सेक्रेड टू द हैप्पी मेमोरी ऑफ चार्ल्स II। तो इसके अंदर दिस इज द थ्रेनोडी, ये थ्रेनोडी है जिसमें चार्ल्स II के ऊपर मॉर्निंग की जाती है। अब आप देखिए
किंग चार्ल्स द सेकंड के बाद जेम्स द सेकंड आते हैं थ्रोन में, 1685 टू 1688 रहते हैं। अब जेम्स द सेकंड जो होते हैं वो कैथोलिक होते हैं, तो अब वो क्या करते हैं, वो ड्राइडन जो पहले प्रोटेस्टेंट थे अब वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपना धर्म कैथोलिक। मैंने आपको बताया जैसा राजा आता था, जैसा किंग आता था, वो वैसे बन जाते थे। ओलिवर क्रॉमवेल की पहले उन्होंने अच्छाइयाँ की, फिर चार्ल्स द सेकंड की, अब जेम्स द सेकंड के राज में रूल करने के लिए वो कैथोलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ड्राइडन का टर्न कैथोलिक, एंड इन दिस पोएम ही सेलिब्रेट द कन्वर्जन टू रोमन कैथोलिक। इसमें जो हाइंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोमन कैथोलिक चर्चेस को, एंड पैंथर रिप्रेजेंट कर रहा है एंग्लिकन चर्चेस को। सो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में जेम्स द सेकंड भाग जाते हैं, अब आते हैं क्राउन में मेरी द सेकंड एंड विलियम ऑफ ऑरेंज जो मोनार्क बन जाते हैं। तो अब ये ऐसे पोएट हैं जॉन ड्राइडन जिनको डिसमिस कर दिया था उनकी पोस्ट से। उनको ऐसा क्या हुआ था कि डिसमिस कर दिया, ये पहले ऐसे पोएट थे जिनको डिसमिस किया था उनकी पोस्ट से, पोएट लॉरेटशिप की पोस्ट से, क्योंकि मेरी टू और विलियम थ्री ये प्रोटेस्टेंट होते हैं, और ये ओथ ऑफ एलिजियंस, कोई भी जब नया किंग आता है वो अपनी ओथ ऑफ एलिजियंस दिलवाता है, तो इन्होंने भी ओथ ऑफ एलिजियंस दिलवाने के लिए कहा, बट इन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने अब कहा दैट ही इज़ लॉयल टू जेम्स द सेकेंड। पिछले रूलर से ये लॉयल है, इसलिए वो ओथ ऑफ एलिजियंस नहीं ले सकते, इस वजह से इन्होंने डिसमिस कर लिया। तो अल्टीमेटली वो जेम्स द सेकेंड के टाइम में उन्हीं के ही लिए ही लॉयल हो गए। अब उनको इसकी सज़ा क्या मिली, उनको पोएट लॉरेटशिप से हटा दिया गया। तो आप देखिए 1668 में पोएट लॉरेट बने थे वो इंग्लैंड के। पोएट लॉरेट मतलब इंग्लैंड में जब किंग चार्ल्स सेकंड का रूल चल रहा था तब वो पोएट लॉरेट बने थे। अब जब 1689 में अब उन्होंने ओथ ऑफ एलिजियंस लेने के लिए मना कर दिया मेरी टू एंड विलियम ऑफ ऑरेंज से, तो उनको हटा दिया गया, और उनके सबसे बड़े राइवल थॉमस शैडवेल, जिसका वो मजाक उड़ाते थे, जिससे उनका बहुत ही लिटरेरी वॉर चल रही थी, उसको पोएट लॉरेट बना दिया। सो दिस ईयर वॉज अ स्लाइट डिसअपॉइंटिंग फॉर जॉन ड्राइडन 1689। अब वो अब क्योंकि अब उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी पोएट लॉरेट, क्योंकि इनको डिसमिस कर दिया गया था, अब वो पोएट लॉरेट नहीं मिले, पोएट लॉरेट नहीं थे, तो अब उन्होंने सारा ध्यान ट्रांसलेशन पे फोकस किया। उन्होंने वर्क्स ऑफ वर्जिल्स लिखी, फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न लिखी, और सारा ध्यान उनका ट्रांसलेशन पे था। बट इन्होंने 2 ओड्स लिखे। पहला था सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलिया डे, ये ओड इनका बहुत ही लिरिकल पोएम है, बहुत फेमस पोएम है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट इनका जो ओड है वो है अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक, 1697 में पब्लिश हुआ था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओड। So friend, this is all about John Dryden. Thank you. Have a nice day.